हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम गृहिणी या अल्सरेटिव कोलाइटिस का पार्ट 2 जो कि बचा हुआ था। पार्ट 1 में हमने देखा उसके अल्सरेटिव कोलाइटिस के प्रकार, उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसकी पैथोलॉजी किस प्रकार से डेवलपमेंट उसका होता है। आज हम देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स और उसका ट्रीटमेंट, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और किन योगासनों का इसका प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। Myself, Dr. Deepak Kulshrestha, Principal, Government Ayurved College, रीवा। इसके लक्षणों के विषय में हम देखें, इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन इसमें है। इसका जो मुख्य लक्षण है वो है डायरिया, एब्डोमिनल पेन। इसमें जो मुख्य लक्षण इसमें जो दिखाई देते हैं वो डायरिया। दूसरा इसका फीचर है रेक्टल ब्लीडिंग, यानी स्टूल के साथ में ब्लीडिंग होने की संभावना इसमें रहती है। टिनेसनेस यानी आंतों में ऐंठन होना, मरोड़ होना। नोसिया एंड वेट लॉस, वो पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको उल्टी हो जाएगी, उबकाई जिसको आना कहते हैं वो, और धीरे धीरे इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है वेट लॉस की। इंटरमिटेंट एक्सर्वेशन विथ कंप्लीट रेमिशन बिटवीन टू अटैक्स। इसमें जो घटना होती है, पेशेंट बार बार हिस्ट्री बताता है कि मुझे लूज मोशन होते हैं और उसके बाद में कंप्लीट रेमिशन, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद में फिर से उसको लूज मोशन होते हैं या कॉन्स्टिपेशन होता है। ये इस प्रकार की घटना उसको बार बार होती रहती है। साइन इसमें जो दिखाई देते हैं, मतलब इसमें सिम्टम हम देखें लक्षणों के रूप में, तो पेशेंट को लूज मोशन, पेट में दर्द, पेट में ऐंठन होना, और जो लक्षण दिखाई देते हैं हमको जो उसमें परीक्षण करते हैं, पेशेंट को क्या देखते हैं, पेलरनेस, यानी पेशेंट का धीरे धीरे हीमोग्लोबिन डाउन होता है। हीमोग्लोबिन डाउन होने के कारण पेशेंट को पीलापन दिखाई देने लगता है, पेलर इसको हम कह सकते हैं। सफेदी, श्वेताभ, वो उनका पेशेंट दिखाई देने लगता है। माइल्ड एब्डोमिनल टेंडरनेस, मोस्ट लोकलाइज्ड इन द हाइपोगैस्ट्रियम और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में यहाँ पर इस जगह पर टेंडरनेस दिखाई देती है, मतलब उसको यदि हम दबाएं तो वहां पर उसको पेन की फीलिंग होती है। माइल्ड एब्डोमिनल टेंडरनेस। पर रेक्टल एग्जामिनेशन यदि हम करें तो उसमें रेड ब्लड दिखाई देता है। पर रेक्टल एग्जामिनेशन मीन्स उसके एनल कैनाल में हम फिंगर अगर डालते हैं ग्लोव्स पहनकर तो आपकी उंगली के ऊपर ब्लड दिखाई देता है। साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के जो भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे इसमें दिखाई देते हैं। क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स का नहीं होता, और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होने की वजह से पेशेंट को धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और माल न्यूट्रिशन के लक्षण इसमें दिखाई देने लगते हैं। सीवियरिटी के हिसाब से हम देखें, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ये 3 प्रकार का हो सकता है। तो माइल्ड यदि कम शुरुआती यदि डिजीज की है तो माइल्ड लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। तो माइल्ड हम किसको कहेंगे, स्टूल फ्रीक्वेंसी लेस देन 4 टाइम्स पर डे, यानी मोशन पास जो करता है वो दिन में 4 बार से कम पास करता है, विथ और विदाउट ब्लड। ब्लड इसमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। माइल्ड एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग, यानी हल्का पेट में दर्द या पेट में ऐंठन, मरोड़ होती है। नॉर्मल ईएसआर, जो ब्लड में ईएसआर हम देखते हैं वो नॉर्मल लेवल पर होता है। नो साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, इसमें टॉक्सिसिटी के जो फीचर्स दिखाई देते हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। मॉडरेट फीचर्स, मॉडरेटली देखें हम, मॉडरेट में स्टूल मोर देन 4 टाइम्स, स्टूल फ्रीक्वेंसी लेस देन 4 बार से कम होगा तो माइल्ड, 4 बार से ज्यादा होगा तो मॉडरेट। मॉडरेट एब्डोमिनल पेन होता है, मिनिमल साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, ये इसमें दिखाई देते हैं। सीवियर केस किसको कहेंगे, जब 6 बार से ज्यादा स्टूल पास होता है विथ ब्लड, यानी 6 बार जाएगा, 6 बार जो उसको ब्लड पास होता है। फीवर जो है 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का, उससे इसमें ज्यादा दिखाई देता है। ESR मोर देन 30 mm पर आवर,
ESR जो पहले हमने देखा नॉर्मल था, यहाँ पर ESR 30 से ज़्यादा दिखाई देता। एनीमिया, हीमोग्लोबिन लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर, 10 से कम इसमें एनीमिया हीमोग्लोबिन दिखाई देता है, तो एनीमिया के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। एल्ब्यूमिन लेस देन 30 ग्राम पर लीटर, 30 ग्राम से कम इसमें एल्ब्यूमिन दिखाई देता। आयुर्वेद में इसको देखें तो पूर्व रूप इसमें जो दिखाई आचार्य चरक सुश्रुत वगैरह ने जो पूर्व रूप बताए हैं, इसमें है यानी डिजीज होने के पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको कहते हैं पूर्व रूप। पूर्व रूपम तो तस्येदम तृष्णा आलस्यम बलक्षय विदाओ अन्नस्य पाकश्च चिरात कायस्य गौरवम। मीन्स तृष्णा यानी प्यास, पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगती है। आलस्य, पेशेंट को आलस्य की फीलिंग होती है। बल का क्षय होता है यानी पेशेंट को कमजोरी सी महसूस होती है। विदाहो अन्नस्य पाकस, जो अन्न है उसका विदाह होता है यानी उसमें ठीक से उसका पाचन नहीं होता और उसको खट्टी डकाने अन्न इस प्रकार से आना शुरू होती है। कायस से गौरव, शरीर में भारीपन लगता है। आचार्य सुश्रुत ने जो उसके पूर्व रूप बताए हैं वो तस्योत्पत्तो विदाहो अन्ने सदन आलस्य से क्रमः बल क्षयो अरुचि ही कासः कर्ण छेदो अंत्रकूजनम। जिसमें जो विशेष आचार्य सुश्रुत ने जो लक्षण बताए हैं, कर्ण छेद यानी पेशेंट को कानों में सीटी की आवाज बजने की आवाज आती है, और अंत्रकूजन पेशेंट को पेट में हाथों में कूजन गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है। ये पूर्व रूप इसके लक्षण आचार्य चरक सुश्रुत ने जो लक्षण बताए हैं उसमें पक्वम व सरोजम पुति मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम गृहिणी रोग माहुस्तम आयुर्वेदा जना, यानी पक्वम व सरोजम पुति मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, ये इसका मुख्य लक्षण है। पश्चात में लक्षण है इसका मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, मीन्स बार बार कॉन्स्टिपेशन होना और बार बार डायरिया का होना। यही मॉडर्न में भी यही फीचर बताया है कि दो डायरिया के बीच में जो हो कंप्लीटली ठीक हो जाता, तो बार बार होता है। कॉन्स्टिपेशन होगा ठीक हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद डायरिया होगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर डायरिया होगा। तो मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, ये मेन इसका लक्षण जो है वो है। अतिशिष्टम विबद्धम व द्रवम तदुपदिश्यते तृष्णा रोचक वैरस्य प्रसेकतमनकान्वितः शून्पादकर शास्त्री पररूप छर्दनम ज्वर लोहाम गंधिस्तिक्ताम्ल उद्गारश्च जायते। मतलब इसमें जो डकार जो आएगी ऐसा लगता है कि इसमें लोहे की गंध जैसी डकार इसमें पेशेंट को आती है। अतिशिष्ट विवध यानी कॉन्स्टिपेशन होगा या उसको लूज मोशन होंगे। प्यास पेशेंट को लगती है, आलस्य की फीलिंग होती है, पैरों में सूजन आते हैं, शूलपाद करा पंजों में सूजन आती है। ये है सीवियर जब हो जाता है, जब एनीमिया बहुत बढ़ जाता है तो उस समय ये मॉडर्न में भी ये फीचर दिखाई देता है। शास्त्री परवरूक यानी जोड़ों में और दर्द होता है। छर्दनम ज्वर, पेशेंट को फीवर होता है और वोमिटिंग की फीलिंग आती है। इन्वेस्टिगेशन इसमें हम करें तो ब्लड में WBC बढ़े हुए मिलते हैं, एनीमिया मिलेगा, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, एल्ब्यूमिन कम मिलता है, एलिवेटेड ESR बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, CRP बढ़ा हुआ मिलेगा, स्टूल में ल्यूकोसाइट्स या फीकल लैक्टोफेरिन इन्फेक्शियस पैथोजेंस स्टूल के टेस्ट करने में हमको दिखाई देते हैं। प्लेन एक्सरे में थंब प्रिंटिंग अपीयरेंस ड्यू टू थिकनिंग ऑफ द कोलोनिक वॉल, इसमें कोलोन की जो वॉल होती है वो मोटी होने की वजह से वहां पर थंब इंप्रेशन जैसा दिखाई देता है। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ऐसा लगेगा कि अंगूठा किसी ने लगाया है, तो वो इसमें इस क्लास के प्लेन एक्सरे में दिखाई देते हैं। और क्रोनिक हो जाता है तो टॉक्सिक मेगाकोलोन लॉस ऑफ हॉस्टेशन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो हॉस्टेशन होते हैं, जो गांठ गांठ सी जो दबा रहता है वो प्लेन हो जाता है, उसको बोलते हैं हॉस्टेशन, लॉस ऑफ हॉस्टेशन। बेरियम एनीमा, जो प्लेन एक्सरे कराते हैं, प्लेन एक्सरे के बाद में हम बेरियम सल्फेट पेशेंट को थ्रू एनीमा देते हैं, देने के बाद में उसको एक्सपोज करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। कोलोनोस्कोपी हम इसमें करा सकते हैं तो उसमें अल्सर्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम देखें इसका ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है। इसमें जो मुख्य औषधियां हैं वो है बिल्व, बेल जिसको कहते हैं, पका हुआ बेल, कुटज, बिल्वादी चूर्ण, बिल्वावले,
बिल्वारिष्ट, कुटज घनवटी, कुटजारिष्ट, चित्रकादिवटी, शंखवटी, अग्नितुंडीवटी। अग्नि को जो बढ़ाने वाले हैं, जठराग्नि को जो बढ़ाने वाले औषधियां हैं, वो सारी इसमें हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो मुख्य औषधि है वो बेल, बेल का फल का प्रयोग हम इसमें करते हैं। पंचकर्म औषधियों के साथ साथ हम पंचकर्म का प्रयोग कराते हैं। पंचकर्म में जो मुख्य होती है इसकी बस्ती होती है। बस्ती में भी विशेष रूप से तक्र बस्ती, पिच्छा बस्ती। तक्र बस्ती में के जो कंटेंट होंगे वो ताजा बना हुआ तक्र, जिसको हम छाछ कहते हैं, सॉरी, हनी, शहद, चंगेर आदि घृत या जात्यादि तेल, ये जात्यादि घृत और सेंधा लवण, इन सबको एक प्रॉपर रेशियो में लेकर उसको मिक्स कर कर उसको थ्रू एनल कैनाल मल द्वार से उसको हम प्रवेश कराते हैं, उसको कहते हैं तक्र बस्ती। इसका प्रयोग हम यदि ड्रिप मेथड से भी करें तो भी इसके फायदे हमको देखने में आते हैं। पिच्छावस्थी होती है। पिच्छावस्थी में जो काढ़ा प्रयोग करते हैं उसमें उदुम्बर, सालमली, बेल, पीपल, वड़, इनका काढ़ा बनाकर इसमें जात्यादि घृत, शहद और सेंधव, इन सब का एक प्रॉपर अनुपात में मिक्सर बनाकर इसको हम थ्रू एनल कैनाल प्रवेश कराते हैं, उसको कहते हैं पिच्छावस्थी। आहार विहार में इसमें हम देखें तो समय से आहार का सेवन पेशेंट को करने को बोलते हैं। ना एक निश्चित समय पर ही, जैसे सुबह यदि वो लंच 12 बजे करता है तो रोज 12 बजे ही लंच करे। डिनर जो है जल्दी करे, यानी 7-8 बजे अगर डिनर करता है तो उसी टाइम में डिनर करे। ये नहीं कि कभी लंच 12 बजे कर रहा है, कभी 4 बजे कर रहा है, डिनर कभी 6 बजे कर रहा है, कभी 8 बजे कर रहा है, कभी 11 बजे कर रहा है। एक निश्चित समय पर ही, एक निश्चित अंतराल के पश्चात ही भोजन का सेवन करना चाहिए। जंक फूड या हैवी फूड, इस प्रकार की चीज़ों का सेवन नहीं के बराबर करना चाहिए। इससे अग्नि धीरे धीरे कम होती है और आजकल इसके केसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण है जंक फूड का सेवन करना। फाइब्रस डाइट, इसमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं अंकुरित अनाज, फलों का सेवन, जूस के स्थान पर फलों का सेवन, तक्र, छाछ का प्रयोग। दूध इसमें बिल्कुल भी वर्जित रहता है। छाछ, ताजी छाछ बनाकर उसमें नमक और भुना हुआ जीरा मिलाकर प्रयोग कराते हैं। बैलेंस डाइट की जो कल्पना की गई आयुर्वेद में, उसको हम सारे 6 रसों का प्रयोग उसके डाइट में होना चाहिए। खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, कसैला, इस सारी चीज़ों का प्रयोग उसके अंदर होना चाहिए। सब्जियों का सूप हम प्रयोग कर सकते हैं। दही का प्रयोग करना है। अंकुरित अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि जागरण से हमको बचना चाहिए। पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि रात में ज़्यादा देर तक न जगे और प्रातः जल्दी उठे। योगासनों में हम देखें तो योगासनों में भुजंगासन, मयूरासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्येंद्रासन, सर्वांगासन, इनका प्रयोग हम करें तो जिससे उसकी व्यक्ति की अग्नि बढ़ती है और उसके जो लक्षण है वो धीरे धीरे कम होते लगते हैं और औषधियों का प्रभाव हमको ज़्यादातर दिखाई देता है। प्राणायाम का प्रयोग कराएं क्योंकि इसमें पेशेंट को स्ट्रेस भी होता है। हमको ऐसा ट्रीटमेंट भी करना है कि पेशेंट को स्ट्रेस कम हो या पेशेंट चिंता मुक्त हो। इसके लिए प्राणायाम का प्रयोग सबसे अच्छा है। तो प्राणायाम का प्रयोग हम लगभग 10 से 15 मिनट तक पर डे कराते हैं, जिससे उसकी मानसिक तनाव कम होता है और हीलिंग, अल्सर्स की हीलिंग होने में उनको हेल्प मिलती है। अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।